आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषताओं को देखेंगे। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार, क्षेत्रफल, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात करी थी। नगर योजना के बारे में बात करी थी। अब आज की डेट में राजनीतिक संगठन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, राजनीतिक रूप से अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात की जाती है तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैली थी सभ्यता। अब देखिए, समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से संबंधित जैसे वहाँ पर मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें प्राप्त नहीं हुई। पुरोहितों का शासन के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते जहाँ तक राजनीतिक रूप से बात की जाती है। अवधि जो मानी जाती है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की जो अवधि है वो लगभग 600 वर्ष मानी जाती है। देखिए, संपूर्ण क्षेत्र जो था आपका हड़प्पा सभ्यता का, तो वह आपका संपूर्ण क्षेत्र राज्यों एवं रजवाड़ों में बटा हुआ था। ऐसा हमें चीज़ें ऐतिहासिक आधार पर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से राजनीतिक संगठन कैसा था वो अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। उन चीज़ों का प्रमाण हमें नहीं मिलता है। अब देखिए, हड़प्पा कालीन जो सामाजिक जीवन था, तो सामाजिक जीवन को हम लोग 3 भागों में बांटकर देखेंगे। हड़प्पा कालीन सामाजिक जीवन में जो समाज था, समाज जो लोग थे वो 3 वर्गों में बटे हुए थे। एक आपका पहला जो था विशिष्ट वर्ग माना जाता है, दूसरा खुशहाल मध्यम वर्ग, और कमजोर वर्ग जो अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग था वह निचले तबके में रहता था। तो जैसे एक दुर्ग क्षेत्र था, एक मध्यम एरिया था और एक निचला तबका था। तो इन 3 आधारों पर अलग अलग जगहों पर रहते थे। ठीक है। अब देखिए, जो समाज था उस समय समाज में कि जैसे हमें कैसे पता लगता है कि सती प्रथा विद्यमान थी, तो समाज में क्या था, समाज में हमें वहाँ के जो सामाजिक जीवन था उस समय हड़प्पा काल में जो लोग थे, लोगों के युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब यही है कि जैसे लोथल से हमें क्या है, 3 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। 3 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इस आधार पर यह बताया जाता है कि एक साथ इनको दफनाया गया है। तो इससे क्या है, इससे हमें दास प्रथा का भी पता चलता है। स्वरूप की जहाँ तक बात की जाती है तो स्त्रियों की दशा काफ़ी हद तक बेहतर थी और मातृ देवी की पूजा की जाती थी। कहने का मतलब यह है कि मातृ प्रधान संस्कृति थी जो हड़प्पा सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता कही जाती है। साक्ष्यों के आधार पर चीज़ें जो मिली हैं उनके आधार पर हड़प्पा सभ्यता के जो समाज में लोग थे उस समय खाने पीने, वस्त्र, आभूषण के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे, क्योंकि ये साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर हम जैसे हमें वस्त्र मिलते हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं कि भाई सारी की सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं साक्ष्यों के आधार पर, और आभूषण भी हमें प्राप्त होते हैं। तो जिससे क्या है कि हमें चीज़ें पता लगती हैं कि उस समय के लोग क्या किस तरीके से रहते थे। खाने पीने की जहाँ तक बात करी जाती है तो दोनों प्रकार के लोग पाए जाते थे। जैसे बहुत से लोग वेजिटेरियन थे, बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन थे, मतलब दोनों प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यक्ति पाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। आभूषणों की जहाँ तक बात की जाती है तो आभूषणों में देखिए, सोने और चांदी और माणिक इनके हमें आभूषण प्राप्त होते हैं। देखिए, एक श्रृंगार दान, देखिए आज की डेट में श्रृंगार दान जैसे जो महिलाएं जिससे श्रृंगार करती हैं और सौंदर्यीकरण करती हैं अपना खुद का, तो उससे क्या है, श्रृंगार दान हमें हड़प्पा से मिला है। तो इससे क्या दर्शाता है कि प्राचीन काल में, हड़प्पा काल में आप सोच कर देखिए कि महिलाएं किस तरीके से अपने आप को रखती थी। ठीक है। इससे ये भी पता लगता है कि जो महिलाएं थी हर तरीके से अपना, जैसे आज की डेट में मेकअप जिसको कहा जाता है, वह कार्य जो है उसके कार्य के लिए श्रृंगार दान आज की डेट में भी चलते हैं। लेकिन जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल से ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। चंद हुदड़ों से, जैसे लिपस्टिक, काजल लगाने की सलाई, जिससे महिलाएं आंखों में काजल लगाती हैं, जो लकड़ी की सलाई जो होती है, तो वो भी प्राप्त होती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी विकसित सभ्यता थी उस समय की। हड़प्पा काल में जैसे नौसारी से हमें क्या प्राप्त होता है, नौसारी से हमें सिंदूर लगाने के, जैसे एक महिला है, महिला सिंदूर लगाए हुए है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो नौसारी से हमें सिंदूर लगाने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। पासे का खेल, जैसे क्रीड़ा और
पांसे के खेल के भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे और भी अन्य गतिविधियां थी मनोरंजन की, तो मनोरंजन करने के लिए लोग क्या करते थे, लोग शिकार करते थे, पांसे का खेल खेलते थे। ठीक है, जैसे आभूषणों की जहां तक बात की जाती है तो शंख, सीप और मिट्टी इनके आभूषण बने होते हैं, इनकी प्राप्ति भी हमें होती है। ठीक है, अगली चीज क्या है, अगली चीज हम लोग आर्थिक जीवन की बात करेंगे, सामाजिक जीवन की हम लोगों ने सारे पक्षों की बात करी कि किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके से चीज़ें पहनते थे, किस तरीके से उनका खान पान वेशभूषा थी, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने जाना। कहाँ से हमें इन साक्ष्यों की प्राप्ति होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। अब हम लोग आर्थिक जीवन की बात करेंगे कि आर्थिक जीवन में किस तरीके से हड़प्पा कालीन लोग कार्य करते थे। तो यह साक्ष्य मिलता है कि हड़प्पा काल के लोग नवंबर से दिसंबर में, जैसे फसल की बुआई जो है वो नवंबर से दिसंबर में की जाती थी और कटाई जो है आपकी मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है। जैसे लकड़ी के हल, यह हिस्टोरियन मानते हैं और यह बताते हैं कि लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। जैसे बहुत से हड़प्पाई स्थल हैं जहाँ से, जैसे मोहनजोदड़ो है, बनावली है, तो यहाँ से हमें मिट्टी के हल के खिलौने प्राप्त हुए हैं। तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें दर्शाती हैं कि लोग मिट्टी के हल से बेहतर रूप से परिचित थे, उसके प्रयोग से परिचित थे। कृषि कार्य जो है, जैसे जितना भी कृषि कार्य है वो वर्षा का जल, नदी का जल और कुओं के जल द्वारा सिंचित किया जाता था। ठीक है, सिंचा जाता था, जिससे फसल उगाई जाती थी और लोग उसको व्यापार करते थे, खाने पीने में उपयोग करते थे फसलों का। और फसलें जो थी, फसलों की जहाँ तक बात की जाती है तो फसलें 9 प्रकार की फसलें ज्ञात थी, जिनमें से 2 प्रकार की जो जौ है, जौ की किस्म हमें प्राप्त होती है, कपास की, खजूर की, तरबूजे की, मटर की और आपका सरसों की, तिल की, ठीक है, राई की। तो ये फसलें हमें हड़प्पा कालीन जीवन से प्राप्त होती हैं, हड़प्पा कालीन जो समाज था उससे हमें प्राप्त होती हैं। और लोथल से, जैसे देखिए लोथल से हमें क्या प्राप्त होता है, चावल के अवशेष प्राप्त होते हैं। रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त होती है। तो इससे क्या है, लोग उस समय के लोग जो थे हड़प्पा काल के, तो उस समय के लोग आपका धान और चावल से परिचित थे। जैसे हरियाणा से चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें कपास के साक्ष्य मिलते हैं। कपास का मतलब यह है कि उस समय के लोग सूती वस्त्र बुनाई, और जैसे वहाँ से जो हड़प्पा सभ्यता है तो इन स्थलों से हमें तकलियाँ प्राप्त हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाती हैं कि लोग कपास के प्रयोग से किस तरीके से कपड़े बनाने हैं, इन सारी चीज़ों से भी परिचित थे। देखिए, इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर यूनानी क्या कहते थे, यूनानी सिंधु क्षेत्र को सिंडन कहते थे। ध्यान रखिएगा, सिंडन कहते थे। और क्या है कि जैसे श्रमिकों के लिए अलग से श्रमिक वस्तुओं की भी प्राप्ति होती है। और भी अन्य आइटम मिलते हैं कि जैसे जो लोग हैं, लोग आटा पीसने की पत्थर की चक्की के पाठ हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हमें इस साक्ष्य से प्राप्त होता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि भाई जो हड़प्पा काल था, हड़प्पा काल में जो लोग थे आटा पीसने के लिए चक्कियों का प्रयोग करते थे। तो आप सोच सकते हैं कितनी विकसित सभ्यता थी। ठीक है, मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तन, मोहरें, पेड़ पौधों, ये सारी चीज़ें, जैसे मिट्टी के बर्तनों मोहरों पर क्या था कि पेड़ पौधों, पक्षियों का जो अंकन है वो किया जाता था। ठीक है, पशुपालन की जहाँ तक बात करते हैं तो पशुपालन में क्या था कि जैसे लोग जो हड़प्पा काल के लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे, तो इनके द्वारा अनेक जो पालतू जानवर थे तो इनका पालन किया जाता था। ठीक है, पशुपालन की जहाँ तक बात करते हैं तो देखिए बैल है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, सूअर है। भाई इन चीज़ों को क्यों पाला जाता है, कुछ ना कुछ हमें इनसे प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, बैलों को हम खेतों की जुताई में लगा सकते हैं। ठीक है, भेड़ों से हमें ऊन प्राप्त होता है। मतलब हर तरीके से कुछ चीज़ों से हमें मांस प्राप्त होता है। तो मतलब हर तरीके से इनका उपयोग, पशुपालन इनका हड़प्पा काल के लोग करते थे। लेकिन घोड़े के, जैसे बहुत सारे हिस्टोरियन हैं कहते हैं, सामान्यतः यह कहा जाता है कि साक्ष्यों के आधार पर कि घोड़े की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन कहीं कहीं पर घोड़ों का अंकन भी हमें दिखाई पड़ता है। जैसे देखिए, सर्वाधिक जो हड़प्पा काल के लोग थे तो उनका सर्वाधिक प्रिय जो पशु था वो आपका कुबड़ वाला सांड अधिक प्रिय था। ऊँट की अस्थियां प्राप्त होती हैं, लेकिन देखिए कहीं भी ऊँट की अस्थियों का या ऊँटों का अंकन नहीं मिलेगा। घोड़े की मिट्टी की आकृतियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कहीं पर भी हमें अंकन नहीं मिलेगा। मतलब चित्रांकन इनका कहीं, इनके चित्र, पिक्चर हमें कहीं नहीं प्राप्त होती है।
अब देखिए अगली चीज क्या है, अगली चीज है आपके कि जैसे हड़प्पा कालीन जो व्यक्ति थे, लोग थे, वो शिल्प और उद्योग धंधे किस तरीके से, कौन कौन से धंधे को कार्य किया करते थे, कौन से कार्यों में संलिप्त थे, ठीक है, उस समय किया करते थे। प्रमुख उद्योगों में जैसे जो कहा जाता है वो वस्त्र उद्योग ही था, सूती वस्त्र उद्योग था। तांबे के उपकरण में लिपटी हुई सूती का कपड़ा, यह दर्शाता है कि जो लोग थे वो कपड़े से परिचित थे, सूती वस्त्र से संबंधित थे, और कपास की भी प्राप्ति होती है, सूती धागे की भी प्राप्ति होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय लोग के कौन कौन से उद्योगों को करते थे। आलमगीरपुर से हमें क्या प्राप्त हुआ है, आलमगीरपुर से हमें वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त होती है कि जैसे पत्थर की विशाल जो मूर्ति है वो शाल ओढ़े हुए है, ठीक है। तो ऐसी मूर्ति भी अगर हमें प्राप्त होती है तो हमें पता लगता है कि शॉल की बुनाई या शॉल को बनाने का कार्य भी उस समय के लोग करते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए तांबे और टिन को मिलाकर यह जो कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते थे। और तांबे के प्रयोग से बहुत ही ज़्यादा भली भांति परिचित थे। जैसे तांबा हमें खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त होता था, और जो टिन है अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। तो ये चीज़ें थी, इसी के आधार पर कांसे का निर्माण किया जाता था, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और क्या अन्य चीज़ें हमें साक्ष्यों के आधार पर मिलती हैं कि जैसे हड़प्पाई जो लोग थे वो लोग नाव बनाने का कार्य करते थे। कहीं ना कहीं नाव क्यों बनाएगा आदमी, नाव इसलिए बनाएगा कि इसके माध्यम से व्यापार कर सके, पश्चिमी एशिया से या मध्य एशिया से व्यापार कर सके। इन चीज़ों के लिए मिट्टी की पुतलियाँ प्राप्त होती हैं, बर्तन प्राप्त होते हैं। इनसे क्या है, नगरों के जो ध्वंसावशेष बचे हैं उनका उत्खनन कराने पर हमें क्या मिलता है, आभूषण प्राप्त होते हैं, उपकरण, औजार, ये सारी की सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। चंदहुजड़ों और लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मनके बनाए जाते थे हड़प्पा काल में, और औजार भी बनाते थे अपनी रक्षा करने के लिए। जो लोग थे वो औजारों का निर्माण करते थे। औजारों की जहाँ तक बात करते हैं तो उसमें जैसे कुल्हाड़ी है, आरी है, छुरा है, बर्छा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके औजार तांबे से और अन्य धातुओं से बनाते थे। कांसे की अपेक्षा तांबे के औजार बनाए जाते थे। ध्यान रखिएगा, कांसे का कहीं कहीं प्रयोग मिलता है मूर्तियों में, अन्य चीज़ों में, लेकिन मुख्यतः जो दो औजार बनाए जाते थे वो तांबे के होते थे। अब अगली चीज़ क्या है, व्यापार और वाणिज्य। जो हड़प्पा काल के लोग थे तो किस तरीके से, कौन कौन से व्यापार और कौन कौन से वाणिज्य क्षेत्र में क्या क्या कार्य करते थे, उन चीज़ों को देख लेते हैं। कि जैसे देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल, इन तीन स्थलों से हमें अन्न कोठार मिले हैं। कि जैसे आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि जो जहाँ पे फसलों को रखा जाता है एक कोठारी या कोठरी टाइप में होती है, तो उसी में एक साथ भर दिया जाता है, ठीक है। और अन्न कोठार के साथ साथ में हमें माप तौल के पैमाने भी प्राप्त होते हैं। मृदभाण पर जहाज, नौकाओं के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। तो मृदभाणों से हमें पता लगता है कि उस समय के लोग अन्य देशों से, अन्य राज्यों से व्यापार करते थे, और जो नौकाएं हैं उनके माध्यम से, जहाज हैं उनके माध्यम से, जो पश्चिम एशिया है उससे व्यापार किया जाता था। नौका का जैसे मॉडल है वो आपका लोथल से प्राप्त होता है, और लोथल से ही हमें गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं, यानी पोर्ट के, यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं लोथल से। पत्थर, देखिए जो व्यापार किया जाता था तो वो पत्थरों का, धातुओं का, हड्डियों का व्यापार किया जाता था, सिक्कों का व्यापार नहीं था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आदान प्रदान कैसे क्या था कि जैसे विनिमय के आधार पर था कि भाई कोई चीज़ आप ले लीजिए और उसके बदले में मुझे कोई चीज़ दे दीजिए। तो ये विनिमय का आधार था जिसके माध्यम से व्यापार किया जाता था। लोथल एक गोदीबाड़ा था, बंदरगाह था। कृषि उत्पादों का व्यापार भी किया जाता था, पश्चिम एशिया से इन सारी चीज़ों का व्यापार किया जाता था हर तरीके से, वो चाहे सूती वस्त्र हों या जो आपके हड्डी उपकरण हैं, पत्थर उपकरण हैं, या अन्य चीज़ों में फसलों का उत्पादन हो, इनका भी व्यापार किया जाता था। सिंधु और मेसोपोटामिया के जो बीच की जो एक व्यापार की प्रकृति भी हमें दिखाई देती है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापार के हमें साक्ष्य मिलते हैं।
अगली चीज़ क्या है, निर्यात कौन कौन सी चीज़ें की जाती थी। तो निर्यात जहाँ तक बात की जाती है तो निर्यात सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, हाथी के दांत, पशु पक्षी, इन चीज़ों का निर्यात किया जाता था। कला की जहाँ तक बात कर लेते हैं, देखिए कहीं ना कहीं जो लोग थे कुछ ना कुछ कलात्मक चीज़ों को भी करते थे उस समय, हड़प्पा काल के लोग। तो यहाँ पर प्रस्तर मूर्तियाँ यानी पत्थरों की मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से 3 प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसी आधार पर कहा जाता है। जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। दायमाबाद से क्या प्राप्त होता है, दायमाबाद से हमें कांसे का रथ प्राप्त होता है। बिना कुबड़ वाला सांड की आकृति हमें प्राप्त होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मुहरे जो हैं सेलखड़ी की बनी होती थी, चौकोर होती थी। और यह इनकी प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है, प्राप्ति हमें लोथल से प्राप्त होती है। ठीक है, मनके की जहाँ तक बात करते हैं तो मन का बेलनाकार होता था। और यहाँ से कारखाने बनाने के जो मनके के कारखाने बनाने का जो साक्ष्य है वो हमें चनहुदड़ों से मिलता है। चनहुदड़ों से और भी कई चीज़ें मिलती हैं कि जैसे जो बैलगाड़ी है, इक्का गाड़ी है, जैसे देखा होगा जो जिसको घोड़ा गाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इक्का गाड़ी, भाई उसको चलाने वाले और साधन हो सकते हैं लेकिन इक्का गाड़ी हमें प्राप्त होती है। बैलगाड़ी की मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं, तो ये चनहुदड़ों से हमें मिलती हैं। कालीबंगा से तांबे की वृषभ की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण भी किया जाता था चिकोटी पद्धति, चिकोटी विधि द्वारा। चिकोटी का मतलब ये है कि 2 उंगलियों को आप प्रेस करिए, जैसे मिट्टी आप बनाते हैं ना कोई अगर मिट्टी आप ले लीजिए और लेने के बाद उस पर छोटी छोटी चिकोटी टाइप में काटिए, मतलब जैसे 2 उंगलियों को प्रेस करिए और बीच में मिट्टी रहे, तो उसको क्या है, चिकोटी पद्धति कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसे तो दिखा नहीं सकता क्योंकि अब इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है। बाकी चिकोटी पद्धति का प्रयोग किया जाता था। देखिए जो मृण मूर्तियां हैं यानी मिट्टी की मूर्तियां जो हैं उनमें सबसे अधिक पुरुषों की अपेक्षा नारी की मूर्तियां हमें अधिक प्राप्त होती हैं। अन्य मूर्तियां जैसे मूर्तियां हमें किन किन की प्राप्ति हुई हैं, जैसे बैल की, भैंसे की, भेड़ की, बकरे की, कुत्ते की, हाथी की, बाघ, गेंडा, भालू, सुअर, खरगोश, बंदर, इन सबकी हमें मूर्तियां प्राप्त होती हैं। हड़प्पा काल से हमें मूर्तियां प्राप्त होती हैं। लोथल से, देसलपुर से जैसे तांबे की मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त होता है, पशुपति शिव की मोहरे प्राप्त होती हैं, तो ये भी चीज़ें दर्शाती हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ताम्र पट्टिकाएँ भी प्राप्त होती हैं। मृदभाण जैसे जब हम मृदभाणों की बात करते हैं तो मृदभाण का कलर जो था, जैसे जो रंग था वो लाल अथवा गुलाबी माना जाता है। ठीक है, इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। और लोथल से ध्यान रखिएगा, जैसे मृदभाण कहीं ना कहीं से प्राप्त हुए होंगे तभी तो हमें ये चीज़ें पता चली कि मृदभाण किस तरीके से होते हैं। ठीक है, और उस समय मृदभाण बनाए जाते थे, तो लोथल से हमें मृदभाण बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। लिपि की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो देखिए लिपि का ज्ञान मुख्यतः मोहरों के माध्यम से ही मिलता है, अन्य चीज़ों के माध्यम लेकिन उतना साक्ष्य नहीं मिलता है। मुख्यतः लिपि का ज्ञान जो है मुख्यतः मोहरों के माध्यम से ही मिलता है। और 1923 तक मोहरे जो थी, जो लिपि थी वो प्रकाश में आई। लगभग 400 से 500 तक चित्राक्षर या पिक्टोग्राफ का मतलब चित्र के माध्यम से चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, और जैसे चित्रों में क्या है, मछलियों की, पशु पक्षियों की, प्राकृतिक वनस्पतियों की, तो इनका अंकन हमें मिलता है। पिक्चर के माध्यम से चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, जैसे आप एक मिट्टी है या पत्थर है तो उस पर आप किसी न किसी प्रकार से आप आकृति को उकेरते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें आप भेड़ की भी हो सकती है, बैल की भी हो सकती है, तो उनकी आकृतियां हमें मिले पिक्चर के माध्यम से चीज़ें, और या तो उन पर लिखाई करिए। ठीक है, जैसे अभी आगे पढ़ेंगे जाके अभिलेख, तो अभिलेखों में क्या है, अभिलेखों में लिखावट के माध्यम से चीज़ें मिली हैं और प्लस चित्रांकन भी है। लेकिन यहाँ पर जो मोस्टली मिलता है हमें तो वो चित्र के माध्यम से मिलता है। ठीक है, और जो चित्र जो हैं सर्वाधिक चित्रों का जो प्रयोग है वो मछली का किया गया है, तो ये भी मुख्य विशेषता है इस चीज। अब देखिए धार्मिक जीवन जो है, ठीक है, धार्मिक जीवन बचा आपका, और लास्ट वाला कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ। तो इन चीज़ों को हम लोग कल वाले लेक्चर में कंप्लीट करके फिर हम लोग वैदिक सभ्यता में चलेंगे।